members kindly, if you've been to Slido, तो अपने questions submit कर दें so that we can take them later on. As you've already been introduced to the panel and the presentation, lively presentation by Asim Zulfikar साहब, जिसमें उन्होंने अपने जज्बात का भी भरपूर इजहार किया है. And keeping in view the same, my first question will be actually to Naeem Saab, that as already discussed in the presentation regarding the sales tax that has been imposed on fixed tax on the other than tier 1 retailers, if you can just explain and your views on the same, along with, do you think it would achieve those desired results, keeping in view the taxation regime? Thank you, Ali. Fixed tax की regime दुनिया में तकरीबन हर जगह होती है, कार्व आउट की जाती है, लेकिन पाकिस्तान की थोड़ी सी यूनिक है. यूके में भी स्मॉल ट्रेडर्स को ब्रेक है कि अगर आपकी 1,50,000 पाउंड से कम सेल्स है तो यू कैन गो फॉर अ फ्लैट रेट. सो आप इनपुट आउटपुट और झगड़ों से उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया हुआ है. इंडिया में भी अगर देखें तो इंडिया में भी मेरा ख्याल है 4 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी सेल है, 4 लाख से कम सेल है तो वो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया हुआ है उन्होंने. सो बेसिकली पाकिस्तान की आप समझे 10 लाख. तो यहाँ पे तो कोई थ्रेशोल्ड नहीं है. तो इन्होंने एक तरीका, ये पुराना है, नया नहीं है, ये पहले से बजट में एग्जिस्ट करता है कि छोटे ट्रेडर्स को वो कहते हैं कि बिजली के बिलों पे सेल्स टैक्स लगाएंगे और उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट होगा वो उनका डिस्चार्ज है अदर देन टियर 1. लेकिन ये जो हमने तरीका निकाला ये एफिशिएंट तो बड़ा है और ईजी भी है फ्रॉम द इन्फोर्समेंट परस्पेक्टिव, फ्रॉम द स्टेट परस्पेक्टिव, कि ऑटोमेटिकली टैक्स कलेक्ट होकर स्टेट की ट्रेजरी में आ जाता है. बट इसकी डाउन साइड ये है लीगली के बहुत सारी कबाहतें पैदा हो जाती हैं. जैसे आप ज़रा सोचें कि अगर मैं बार्बर हूँ और शॉप चला रहा हूँ और बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है तो मैं तो लायबल टू सेल्स टैक्स नहीं हूँ, वो भी टैक्स देगा बेचारा. मैं दर्जी हूँ तो सर्विसेज करता हूँ बट उसको भी टैक्स देना पड़ेगा. एक तो ये कबाहत है बेसिकली. लेकिन आपका सवाल ये है कि क्या डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव होंगे. डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव तो ये हैं कि कलेक्शन बढ़ानी है. तो मेरा ख्याल है वो तो शायद मैं अंदाज़ा लगा रहा था 8-10 गुना बढ़ जाएगी. आसम ने बड़ा इसकी तरफ पॉइंट आउट किया था कि अगर आप देखें तो पहले था कि 20,000 से कम अगर बिल है तो 5.5%. ठीक है, अब उन्होंने कर दिया, स्लैब बना दिए हैं और स्लैब में कहा है कि अगर 30,000 महीने से कम बिल है तो 3,000 रुपये. तब आप ये सोचें कि किसी शख्स का बिल 3,000 रुपये है, बिजली का बिल, किसी शख्स का बिजली का बिल 3,000 रुपये है तो साल का 36,000 हो गया. तो उसका सेल्स टैक्स कितना होगा? 36,000, 100%. तो कमाल हो गया ये. तो वो पता नहीं वो बेचारे का क्या हाल होगा उसके बाद बेसिकली. सो सेल टैक्स तो बड़ा बढ़ जाएगा. मैं अंदाज़ा नहीं लगा सका, मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा था बेसिकली. सो आई थिंक इसको रिकन्सिडर करना चाहिए क्योंकि ये आपने परसेंटेज बढ़ा दें, आप 4-5 स्लैब बना दें और बेशक पहला स्लैब 10% कर दें, दूसरा 20 कर दें, तीसरा 30 कर दें. आई थिंक ये हमें करना चाहिए, वरना दिस इज़ नॉट लॉजिकल कि 36,000 के बिल वाले को 36,000 सेल्स टैक्स लग रहा है, जिसको पहले सिर्फ आप अंदाज़ा लगाएं कोई तकरीबन 1,500 रुपया टैक्स मे बी लेस लगता था बेसिकली. तो 1,500 कहाँ, 36,000 कहाँ. और जैसे अभी बताया गया है कि हमारी थीम ओवरऑल इस बजट की ये है कि जो छोटा बिजनेसमैन है उसको ब्रेक दी गई है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, दैट ब्रेक इज एग्जिस्टिंग, और वेल्दी टैक्स पेयर को टैक्स किया गया है. तो उस कॉन्सेप्ट में भी आई थिंक ये थोड़ी सी ज्यादती हो गई है. सो आइदर लोअर स्लैब पे आप उसको एग्जेम्प्ट ही कर दें लाइक 5,000 से नीचे, या you should have to revisit it. Thank you. Thank you, Naeem Saab. Now I will go to our panelist Asif Kasbati Saab in Karachi. Asif Saab, because CEO of Kasbati and Company and he deals with a lot of tax issues. Kasbati Saab, as you know, there was some positive steps taken towards the documentation of economy, I think through Finance Act 2019, which are now being withdrawn, especially with regarding to the inadmissible taxes due to non-availability of CNIC. और जिसको उन्होंने अभी आसिम साहब ने भी मजाक में कहा कि वो फौत हो गया है, तो उसके ऊपर आपके अपने ज़रा व्यूज़ हैं तो वो ज़रूर शेयर करें. जी आसिफ साहब. जी, इस सिलसिले में अगर हम देखें थोड़ा सा कि डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव भी थी वो, और ब्रॉडनिंग टैक्स बेस का रास्ता भी था. और जाहिर है आसिम साहब ने कहा फौत हो गया, मैं कहूँगा यू टर्न हो गया. इसलिए कि आजकल यू टर्न की टर्मिनोलॉजी बहुत मशहूर हो रही है कि आप एक एक्शन लें फिर यू टर्न कर लें. तो आई वुड से यू टर्न कि यू टर्न है विच इज़ ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन. लेकिन इसकी एक और साइड भी है जिसको हमें इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि यहाँ बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के भी बैठे हुए कि जब ये प्रोविजन आई तो जो अनरजिस्टर्ड बायर था वो कहता था कि मैं तो नहीं दे रहा,
CNIC आपको ना मैं अपना NTN नंबर दे रहा हूँ, स्पेशली NTN होल्डर तो वो होता नहीं था, CNIC वो कहता था कि मैं नहीं दे रहा आपको, वो कह रहा आपको मुझे सेल करना है तो सेल करें, नहीं करना तो नहीं करें। ये दिस वाज द इंडस्ट्री इशू। अब कुछ लोग दे देते थे और बाकी जो नहीं देते थे वो फेक नहीं बल्कि दूसरे लोगों के CNIC यूज होते थे, जो चौकीदार, ड्राइवर, और अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली मुझे पता चला कि जिन्होंने हज एप्लीकेशन दी हैं उनके CNIC भी अनफॉर्चुनेटली मिसयूज होने शुरू हो गए। तो दिस वाज द अलार्मिंग सिचुएशन फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव के जो जिनको अनरजिस्टर्ड CNIC नहीं देते थे उनको बेचना तो था, अब बेचने के लिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। इसकी अनदर डार्क साइड भी है, जो टैक्सेशन ऑफिसर ने अपना हथियार चलाना शुरू किया, अपनी गोली चलाना शुरू की, उन्होंने नोटिस इशू करने शुरू कर दिए ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस कि ABC मिस्टर ए है जो जिसका CNIC यूज हुआ है, जिसने जो रियल बायर नहीं है, उसके नतीजे में उसको नोटिस इश्यू हो गया मिस्टर ए को, और कहा कि हम आपको आपकी ये आपने बाइंग की है और हम आपका ये इनकम टैक्स में अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 111 डीम करेंगे कि आपने बाइंग की है, और उसके पर्सपेक्टिव से आपका ये डीम्ड प्रॉफिट लगाएंगे, और एक तरफ से कंसीलमेंट का हथियार लगाएंगे कि आपने कंसील का चार्ज लगाएंगे, और दूसरी तरफ से इनकम टैक्स आप पे लेवी करेंगे। ये दिस इज द स्टोरी विच वाज गोइंग ऑन। अच्छा, अब जाहिर है सोल्यूशन भी है और एक तरफ से डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव की तरफ हमें जाना है और दूसरी तरफ से ये मसाइल हैं। तो अच्छा, इस सिलसिले में जाहिर है रिस्ट्रिक्शन का मसला इस तरह से हल, ये प्रोविजन को हटाने के पीछे इंडस्ट्री भी इनडायरेक्टली मौजूद है कि जिसको ये एक्टिविटी करनी पड़ती थी। ऑन दी अदर हैंड, अगर सपोज गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि वाकई ये करना है, तो एक मिसिंग अमेंडमेंट है, वो है सेक्शन 73 विदिन ब्रैकेट 4 जो इंट्रोड्यूस हुई, वो उसमें उसको डिलीट नहीं किया गया। तो अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि इंडस्ट्री की हेल्प करनी है, तो फिर एक अमेंडमेंट हमारी तरफ से प्रपोज होनी चाहिए कि सेक्शन 73 विदिन ब्रैकेट 4 जो है डिलीट होना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं कहूँ कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, और वो जो ज्यादा बेहतर रास्ता है, और ICAP के पर्सपेक्टिव से हमने हमेशा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ गए हम, तो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, और ये प्रोविजन जो सेक्शन 23 में डिलीट की गई है उसको रीइंस्टेट किया जाए, डिलीट करने का प्रपोजल है उसको रीइंस्टेट किया जाए। सेक्शन 8M में जो डिलीट किया गया है M को, उसको रीइंस्टेट किया जाए, और उसके साथ सेक्शन 73 में एक और अमेंडमेंट लाई जाए कि जो चेक जो सब बायर होगा वो चेक देगा, क्रॉस चेक देगा टू सप्लायर, दिस विल इंक्रीज डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव। ये भी अमेंडमेंट सेक्शन 73 में इस वक्त मिसिंग है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि सेक्शन 73 की अमेंडमेंट टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन आनी चाहिए, और जो 2 अमेंडमेंट जो पॉइंट यू टर्न मारा है गवर्नमेंट ने, वो यू टर्न इट इज अगेंस्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड अगेंस्ट ब्रॉडनिंग। थैंक यू आसिफ साहब फॉर योर व्यूज़, और इंशाल्लाह टाइम विल टेल कि ये यू टर्न है कि फौत हो गई है। वैसे मेरे हिसाब से तो आसिम साहब के हिसाब से हम एग्री करते हैं कि ये फौत हो गई है प्रोविजन, तो शायद ये दोबारा जिंदा ना हो। एंड नाउ विल रिक्वेस्ट मिस्टर अदनान मुफ्ती साहब। Sir, as you know, there certain positive steps have been taken with regard to reduction of rates on 8 schedule, जो आसिम साहब ने भी बताए थोड़े से, to which some sectors are beneficial और 1-2 को negative impact भी किया है। तो we would like to hear your views on that as well. अदनान साहब। जी, thank you. Am I audible? जी, देखें 8 शेड्यूल के अंदर 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ट्रैक्टर्स के ऊपर रेट 5% का था, वो ख़त्म किया गया है, और गवर्नमेंट उसको काफ़ी अपनी अचीवमेंट शो कर रही है और एक रिलीफ के तौर पे बताया जा रहा है। तो इन माय हम्बल व्यू ये नेगेटिव है डिसीजन, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये थी कि 5% की सेल के अगेंस्ट जो है वो बहुत हैवी, खास तौर पे पार्ट्स वगैरह का जितना इनपुट था 17% का, वो एडजस्ट हो जाया करता था, और वो अब नहीं एडजस्ट होगा, और वो सब अब
जिसको कहते हैं कि प्राइसेस के अंदर बिल्ट इन हो जाएगा। तो वर्चुअली एट द एंड ऑफ द डे वी में कंक्लूड के 5% के सेल्स टैक्स के अगेंस्ट कोई 15% की कॉस्ट बढ़ जाएगी जो बायर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें रिफंड दोनों जो बड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर ब्रॉड एक हिसाब लगाया जाए तकरीबन 8 अरब रुपए के रिफंड उनके पेंडिंग हैं। और मार्च में जो है वो एक मैन्युफैक्चरर ने अपनी प्रोडक्शन भी सीज कर दी थी। तो और इसी प्रेशर, इसी वजह से अप्रैल में SRO 563 लाया गया, जिसमें अब रिवैम्प किया गया ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स के रिफंड्स को। तो ये पूरा सिस्टम जो है ना वो रिफंड्स के गिर्द घूम रहा है, और शायद ये एक हल नहीं था। और इफेक्टिवली शायद इस पे यील्ड, क्योंकि ऑलरेडी वाटर स्केर्सिटी मौजूद है, तो व्हाट वी फील कि या तो एक तो प्राइसेस जो है ट्रैक्टर्स की अब ऊपर जाएंगी, और यील्ड इफेक्टिवली जो है ना वो कम हो सकती है फार्मर की। दूसरी चीज ये है कि कोल के ऊपर उन्होंने किया है 8 शेड्यूल के अंदर, उसका न्यूट्रल इफेक्ट है मेरे ख्याल में, क्योंकि जो इस वक्त रिजीम थी वो ये थी कि 425 रुपीज पर मीट्रिक टन या 17% विच एवर इज हायर। तो चूंकि प्राइस ऑलरेडी इस वक्त 30 to 35,000 पर मीट्रिक टन चल रही है, तो सेल्स टैक्स जो है वो हायर ही पे हो रहा था। तो मैं समझता हूँ ये एक तरह से एक इसमें कोई रेवेन्यू ना तो लॉस है ना एनहांसमेंट है। ऑलरेडी गवर्नमेंट को 17% ही मिल रहा था, और अब उन्होंने 17 ही कर दिया है। दूसरा जो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर किया है, देखें इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये कि अभी तो बहुत ही रिसेंट प्रपोजल है, मैंने जो देखा है कि एक ही अभी मार्केट के अंदर प्लेयर मौजूद है, एटलीस्ट कराची की बात की जाए तो ये 12.5% पर इंपोर्ट थी इनकी, इसको 17 किया गया है। बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि जो अपरेंट नजर आ रहा है वो ये है कि सिर्फ कैश फ्लो का इफेक्ट होगा, जो अब इंपोर्ट के स्टेज पे 17% लग जाएगा। बट व्हाट आई हैव बीन टोल्ड कि एक मिस इंटरप्रिटेशन या जिसको कहते हैं मिस जजमेंट भी रही है मार्केट के अंदर, कि इस वक्त जो कंसेशन अवेलेबल था, एग्जिस्टिंग कंसेशन जो है वो सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर है। 8 शेड्यूल की अगर आप एंट्री को पढ़ेंगे तो वो इंपोर्ट के ऊपर है। तो इंसिडेंटली आई डोंट नो बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन जो सेल हो रही थी वो भी 12.5% के ऊपर हो रही थी। तो अब ये शायद एक एरिया है जिसको देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इसको हटा दें जो पहले होता रहा है, तो इस वक्त सिर्फ कैश फ्लो का इफेक्ट है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं है। अब 17 के ऊपर इनपुट और आउटपुट डिस्चार्ज होगा। थैंक यू नान साहब। वी आर गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम टीम मेंबर्स एज वेल। एक आसिम साहब आपकी ये क्वेश्चंस हैं कुछ। एक तो जी, गवर्नमेंट हैज अगेन इम्पोज्ड CVT on offshore assets. Do you think it will be legally tenable as it is more of an annual wealth tax rather than CVT? और उनका एक और भी व्यू है कि can CVT be imposed by federal government? वैसे ये डायरेक्ट टैक्स का टॉपिक है, ये आप ही हो सकते थे, मुझे पता था। अच्छा जी, मैं अच्छा देखिए, ये जो CVT इन्होंने इम्पोज किया है, इन पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन एसेट्स के ऊपर, जो इसमें एक और भी जाविया है देखने वाला, और एज वी प्रोसीड एंड प्रोग्रेस तो ये नुक्ता भी सामने आएगा कि वो फॉरेन एसेट्स जो डेक्लेरेशन लॉज के तले डिस्क्लोज हुए थे, उनके अंदर सॉवरन गारंटी थी कि यू कैन ब्रिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नो फर्दर टैक्स शैल बी पेएबल ऑन देम। तो लिहाजा इनको जब बीच में अब लेकर आए हैं और एक परपेचुअल टू दैट एक्सटेंट जो प्रिंसिपल वैल्यू डिक्लेयर की थी, उस एक्सटेंट तक इसके ऊपर जो CVT की इम्पोजिशन है वो एक अपने अंदर एक सवाल रखती है। वो ये बाकी आपका रहा सवाल फेडरेशन का, तो CVT तो कॉन्सेप्ट ही फेडरल गवर्नमेंट का हमेशा से रहा है। नहीं इमूवल नहीं, मैं तो CVT की बात हो रही है। इमूवल प्रॉपर्टी पे तो फेडरेशन का ये तो मैं चूँकि हम आपस में बात कर चुके हैं और आपने कहा भी था कि ज़्यादा बात ना करना, इस पे मैं फीसा लैनिया ने बाद तो लिहाजा आई एम शोइंग रिस्ट्रेंट।
अच्छा, मैं CNIC का क्वेश्चन हो गया वह जी. Is discontinuation of gas and electricity allowed under law or constitution? Well, this is again a very important question because there are some constitutional guarantees regarding fundamental rights कि आप कोई ट्रेड के ऊपर और फ्री बिजनेस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. बहरहाल ये एक एफर्ट है. आई थिंक इफ दिस हैपन्स दिस विल बी चैलेंज्ड, बट अदरवाइज अगर हम जो सारा थीम अभी तक चल रहा है कि हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी और ब्रिंगिंग पीपल इनटू टैक्स नेट, अगर उस हिसाब से देखें तो इज़ अ पॉजिटिव अमेंडमेंट. अब इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है, सो देयर आर मैनी इश्यूज टू बी कंसिडर्ड एंड डिसाइडेड टिल वी हैव अ फुल इम्प्लीमेंटेशन. सर लास्ट क्वेश्चन है जी, विद रिगार्ड टू द IT enabled services, जो आपने भी बताया कि दे आर exempt. If it is exempt, then input tax credit will not be apportioned or allowed. Will not be allowed. Will not be allowed. It is a standard law कि देखें को आउटपुट होगा तो इनपुट मिलना ना सर. तो वरना इनपुट जैसे अभी अदनान ने मेरा ख्याल अभी बात की है और उसने बताया है कि जो ट्रैक्टर्स अभी तो देखने में ऑन द फेस ऑफ इट बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है कि 5% का सेल्स टैक्स था वो एग्जेम्प्ट कर दिया है, लेकिन वो पार्ट्स का जो इनपुट क्लेम कर रहे थे और जो उसने 8 बिलियन की फिगर बताई है जो अब कॉस्ट में जाके बैठेगी, उसके एक अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. सो बहरहाल इट बिकम्स ईजियर टू हैंडल, इट बिकम्स ईजी टू डील विद, बट देन इट हैज़ अ कॉस्ट. जो एंड कंज्यूमर के हिसाब से देखें तो फिर वो मैन्युफैक्चरर ने उसको अपनी कॉस्ट पे बिल्ड करना है जो टैक्स वो इनपुट्स के ऊपर देगा. थैंक यू आसिम साहब, नईम साहब,